अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन की अल्टरनेटिव फॉर्म देखेंगे और उसको डिराइव करेंगे। उसकी डेरिवेशन से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज और रिजल्ट्स जो हम पहले भी देख चुके हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.12 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर हमारी कोई गिवन कर्व एक्स हो तो एक्स का जो डबल डेरिवेटिव है वो हमारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल होता है। इसके बाद यूनिट टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन देखी। वो क्या होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। और इसी फॉर्मूला को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स डैश इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डैश इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर। उसके बाद है कि कोई भी दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, और हमें पता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जो न्यू वेक्टर मिलता है वो हमारे गिवन टू वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ पॉइंट एक्स, किसी भी पॉइंट एक्स के ऊपर हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? वो होती है y माइनस एक्स डॉट एन इज इक्वल टू ज़ीरो। y क्या है? वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे प्लेन का, और n क्या है? वो है नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, या हम कह सकते हैं एक वेक्टर जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन की अल्टरनेटिव फॉर्म की, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन की अल्टरनेटिव फॉर्म की। क्वेश्चन 4.13 है, इफ एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एट अ पॉइंट एक्स, एक्स डैश और एक्स डबल डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है along a curve x is equals to x of t, then show that the osculating plane at x is, तो इस केस में ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा? वो होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस एक्स डॉट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, y माइनस एक्स एक्स डैश और एक्स डबल डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और सेकंड है, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन टू द कर्व x इज इक्वल्स टू टी ई वन प्लस टी स्क्र ई टू प्लस टी क्यूब ई थ्री एट इक्वल टू वन, के टी इक्वल टू वन पे हमने गिवन कर्व का ऑस्कुलेटिंग प्लेन कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला की हेल्प से। सोल्यूशन देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो प्लेन होता है जो यूनिट टेंजेंट और यूनिट बाई नॉर्मल वेक्टर को यूनिट नॉर्मल वेक्टर को कंटेन करता है। तो सिंस एक्स डैश इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डैश इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि हम एक्स डैश को यूनिट टेंजेंट वेक्टर की टर्म्स में लिख रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में कंटेन करता है, तो इसका मतलब हमारा जो वेक्टर एक्स डैश है वो भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल होगा। मोरोवर एक्स डबल डैश इज पैरेलल टू दी ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और एक्स डबल डैश क्वेश्चन 4.12 से हमने देखा था कि वो भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि हमने एक्स डबल डैश को इन टर्म्स ऑफ टी और एन लिखा था। गिवन दैट एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स डैश और एक्स डबल डैश जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? वो एक वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा एक्स डैश और एक्स डबल डैश के, और सिंस वो एक्स डैश और एक्स डबल डैश के परपेंडिकुलर है और एक्स डैश और एक्स डबल डैश ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब वो वेक्टर हमारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। अब हमें किसी भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट चाहिए होता है जिसमें से वो प्लेन पास कर रहा है, और सेकेंडली एक वेक्टर चाहिए होता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। वेक्टर हमें ये मिल गया, पॉइंट हमें गिवन है कि हमने एक्स के ऊपर फाइंड करना है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट एक्स इज y माइनस एक्स डॉट, ये नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर एक्स डैश क्रॉस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी को ये सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है इस वेक्टर का, डॉट इस वेक्टर के साथ क्रॉस इस वेक्टर के साथ, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो हम इसी एक्सप्रेशन को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह से हमें इस एक्सप्रेशन से
इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म मिल गई। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट बी। हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करना है और हमारी गिवन कर्व की ऑस्कुलेटिंग प्लेन कैलकुलेट करना है। तो एक्स हमारे पास दिया हुआ है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन के फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स डैश चाहिए और एक्स डबल डैश चाहिए। एक्स दिया हुआ, एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। अब t इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है। तो एक्स के अंदर भी t इक्वल टू 1 पुट कर दिया, एक्स डैश के अंदर भी t इक्वल टू 1 पुट कर दिया, एक्स डबल डैश के अंदर भी t इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो हमारे पास एक्स ऑफ 1, एक्स डैश ऑफ 1 और एक्स डबल डैश ऑफ 1 का फॉर्म एक्सप्रेशन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट t इक्वल टू 1, ये है एट x। अब t इक्वल टू 1 यानी x ऑफ 1 के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या हो गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ y माइनस एक्स ऑफ 1, एक्स डैश ऑफ 1 एंड एक्स डबल डैश ऑफ 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ गई। क्या, 3y1 माइनस 3y2 प्लस y3 इक्वल टू 1। हमने जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स y1, y2 और y3 ले लिए थे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.14। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आपने समझनी है। शो दैट द पॉइंट्स ऑन द हेलिक्स x is equals to this at which the osculating planes pass through a fixed point are confined to a plane। इसकी स्टेटमेंट है क्या, हमने शो करना है, गिवन है हमें हेलिक्स, इसके वो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनका जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स हैं, हर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन मिलता है, वो पॉइंट्स जिनके ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ऐसे पॉइंट जिनके ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट जो है वो उन सब में कॉमन आ रहा है। आर कन्फाइंड टू अ प्लेन, तो वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एक प्लेन के अंदर ही लाई करेंगे। तो हेलिक्स होता क्या है, वो एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है कुछ इस तरह से। अच्छा, ये ड्रॉ करते हुए ये स्पाइरल है कुछ इस तरह से है कि यू, और अब मैं अपना पेन उठा के 3 डायमेंशन में आ रही हूँ, फिर गई, फिर 3 डायमेंशन में आई, फिर हमने यूँ एक स्पाइरल बना लिया। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अब इसके हर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन तो मिलेगा। जैसे ये एक पॉइंट लिया, इस पे ये हमें मिल गया टेंजेंट वेक्टर, ये इस पर नॉर्मल वेक्टर। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या था जो इन दोनों को कंटेन करता है, वो कुछ इस तरह का प्लेन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करें तो वो कोई और प्लेन आ गया। डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास डिफरेंट ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स आते जाएंगे। हमने कौन से ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स लेने हैं, जो अब हो सकता है कि इस पॉइंट पे जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो उसकी इन प्लेन्स के साथ कोई कॉमन इंटरसेक्शन ना हो, यानी कोई ऐसा पॉइंट उस प्लेन का ना हो जो इनमें और इनमें कॉमन हो। तो हमने वो पॉइंट्स ले लेने हैं जिन पे बनने वाले ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स एक फिक्स पॉइंट से गुजर रहे हैं, एट विच द ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो अब वो पॉइंट, मैं कहती हूँ एक ये पॉइंट आ जाता है कैलकुलेशन के बाद, शायद एक ये पॉइंट हो, ये पॉइंट आ जाए, ये आ जाए। तो ये सारे पॉइंट्स, ये तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पेपर से बाहर है। पेपर हमारा एक प्लेन है और ये पॉइंट जो है वो पेपर से बाहर है, पर मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती 3 डायमेंशंस में। तो अगर हम देखते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन, वो पॉइंट जिन पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन का एक कॉमन फिक्स पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट क्या होंगे, वो सभी पॉइंट एक प्लेन में लाई करेंगे।
वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं है, ये बाहर है, प्लेन से बाहर आ रहा है। इसी तरह हो सकता है ये हो, ये हो, ठीक है, वो सब एक प्लेन में लाई करेंगे, प्लेन से बाहर नहीं जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम वो पॉइंट्स देखेंगे जिन पे हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, और फिर शो कर देंगे वो एक प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो पॉइंट्स एक प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट एक्स ऑफ, अब देखें गिवन कब है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी E1 प्लस ए साइन टी E2 प्लस बी टी E3। अब हम t की वैल्यू वेरी करते जाएंगे तो हमारे पास इस कर्व के पॉइंट्स मिलते जाएंगे हमें। अब हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जिनके ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि शायद T0 एक पॉइंट होगा, T1 एक पॉइंट होगा, T2 T3। तो जनरली हम लोग पॉइंट्स T ऑफ लेमडा ले लेते हैं जिनके कोरोस्पॉन्डिंग ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो यहाँ x ऑफ लेमडा बन गया, T ऑफ लेमडा। जैसे जैसे हम लेमडा की वैल्यू डिफरेंट चेंज करते जाएंगे, t की डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी, और इस तरह से हमें हमारी कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। डिनोट द पॉइंट्स ऑन हेलिक्स एट विच द ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ये हम लोगों ने वो पॉइंट्स ले लिए। अब वो फिक्स पॉइंट क्या है, वो हमने लेट कर लिया y0 है y1 E1 प्लस y2 E2 प्लस y3 E3। ये वो हो गया हमारा फिक्स पॉइंट जिसमें से सारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स पास कर रहे हैं। नाउ अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन, अब हमने अपने आंसर की तरफ जाना है। हमने शो करना है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो सारे एक प्लेन तक महदूद हैं, यानी वो एक प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स जिन पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, हमने फिक्स पॉइंट भी ले लिया और हमारे पास गिवन हेलिक्स भी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इसे ही यूज़ करते हुए अपना रिजल्ट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम गिवन कर्व की ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो वो कैसे आएगी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, x चाहिए होता है, x डैश चाहिए होता है और x डबल डैश चाहिए होता है। तो हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ x डैश इज इक्वल टू, अब सिंस हम लोग x ऑफ लेमडा पॉइंट्स ले रहे हैं तो यहाँ भी लेमडा आ जाएगा, यहाँ भी लेमडा आ जाएगा, लेमडा लेमडा, इसी तरह यहाँ लेमडा लेमडा, जहाँ जहाँ t है वहाँ t के साथ लेमडा आएगा। x डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और हमें क्या चाहिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों हम लोग चेक कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि क्या हमारे गिवन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर गिवन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हुए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमारा फार्मूला में है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो आ गया a² E1 माइनस AB कॉस टी लेमडा E2 प्लस a² E3, और ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या थी, y माइनस एक्स डैश और x डबल डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। y क्या था, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उस पर लाई करने वाला कोई पॉइंट। अब हमारा जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन पास किस में से कर रहा था, x में से। अब हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स वो लेने हैं जो पास कर रहे हैं x ऑफ लेमडा में से, तो यहाँ हम x की जगह x ऑफ लेमडा ले लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स एट x ऑफ लेमडा आर, अब x ऑफ लेमडा एक पॉइंट नहीं है, हम लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, इसलिए हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स कह रहे हैं। एट x ऑफ लेमडा आर, x की जगह x ऑफ लेमडा, x डैश ऑफ लेमडा और x डबल डैश ऑफ लेमडा आ गया। अब हमने ये भी देखा था कि जितने भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स हैं हमें गिवन है वो सब एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, और वो फिक्स पॉइंट हमने ले लिया था y ऑफ ज़ीरो। अब y क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर
लाई करने वाला कोई पॉइंट, और y और 0 भी हम हमारे सब ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है। तो इसका मतलब y और 0 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट फॉर y0 लिख सकते हैं y0 माइनस एक्स लेमडा। y को y0 से रिप्लेस कर दिया। अब y0 की वैल्यू y1 e1 प्लस y2 e2 प्लस y3 e3 थी। एक्स लेमडा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, एक्स डैश और लेमडा की एक्स डबल डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया। इसकी सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद करेंगे और मुझे नोट्स आपने PDF बना के सेंड भी करना है, जिसमें आपने पूरा डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके लिखा होगा। सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया by2 a cos t माइनस by1 a sin t प्लस a स्केयर बी टी लेमडा इज इक्वल टू a स्केयर y3। अब हम देखते हैं कि हम कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ y0 था, वो प्लेन पे कब लाई करता था, अगर वो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। y0 जो था वो इस प्लेन पे लाई कर रहा था, तो हमने कहा कि वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने y की जगह y0 पुट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन आ गई, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ गई, और उसमें वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, a cos t, a sin t और बी टी। तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं एक्स लेमडा जो था a cos t e1, ये देखें a cos t और ये वाला a cos t, प्लस a sin t e2, ये a sin t और ये वाला a sin t, प्लस बी टी e3 बी टी और यहाँ भी बी टी लाइज ऑन द प्लेन। कौन सा प्लेन है, वो है by2। अब a cos t तो उसका प्लेन का एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो उस प्लेन पे लाई कर रहा था, तो हम अब आर्बिट्रेरी या कोई जनरल अगर उसकी इक्वेशन लिखना चाहे तो हम इस पॉइंट की जगह एक जनरल वैल्यू लिख देंगे, वो लिख दी x1 माइनस by1, इसकी जगह x2 प्लस a2 और यहाँ जनरल वैल्यू x3 ले ली इज इक्वल्स टू a2 y3। अगर हम देखते हैं तो वाकई ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, हमने ये पॉइंट पुट किया तो हमें मिल गया by2 और x1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये, x3 की वैल्यू जब ये पुट की तो इक्वल टू a2 y3 आना चाहिए था, और वो हमें इसी एक्सप्रेशन से नज़र भी आ रहा है। तो हमने शो कर दिया कि जो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिन पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो सब एक प्लेन तक महदूद है, और उस प्लेन की इक्वेशन इस एक्सप्रेशन से हमें दी गई है।